हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे रिवीजन के साथ साथ। देखो, अभी आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है। 2 महीना के बाद आप लोग का यानी थर्ड मंथ में नवंबर में आप लोग का एसएससी का पेपर होने वाला है, CBT 1। उसके बाद CBT 2 होगा, तो उसके बाद CBT 2 के लिए लग जाइएगा। फिर आपका RRB का वैकेंसी आने वाला है और पेंडेमिक के बाद स्टेट लेवल AJE का भी ढेर सारा आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का समय चल रहा है। ये आपको जो चल रहा है ना, ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में आप लोग का हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आप बोलिएगा सर हेल्थ को कैसे मैं मेंटेन करूँ, मुझे पढ़ना भी है, रात भी जगना है। कभी कभी बच्चा रात को ही पढ़ता है, कोई बच्चा वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, फिर भी उसको पढ़ाई करना, तो मेंटेन कैसे करोगे? देखो, मेंटेन करने का सिर्फ 2 ही तरीका है। फर्स्ट चीज़ क्या है? खाने का, और दूसरा आपका सोने का। बस इन दोनों का, स्लीप का पैटर्न थोड़ा ध्यान रखिएगा और खाने का। अब मैं एकदम सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी करा है ना, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपके पढ़ाई में, आपके एग्जाम जब दीजिएगा उसमें भी फर्क पड़ता है। तो अगर आप सही तरह से ये चीज़ करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। आपको मिनिमम 6 से 7 घंटा सोना है। अब बोलेंगे सर क्या ऐसा होगा कि मैं जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठूँ? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग का खून में ये बसा हुआ रात को पढ़ने का, तो कोई इशू नहीं है। आप रात को 2 बजे पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि जब भी आप सो रहे हो उसके बाद आप टाइम लिमिट देख के देखो कि मैं 7 घंटा सो रहा हूँ कि नहीं। समझ आया? आप 2 बजे सो, 3 बजे सो रहे हो या फिर 4 बजे सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 से 7 घंटा का नींद जरूर लेना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है? खाने का थोड़ा ध्यान रखना। खाने का मतलब ये नहीं कि बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्वीट खाना, क्योंकि उससे ग्लूकोज आता है, ठीक है, ATP जनरेट करता है, दिमाग को चलाने में हेल्प करेगा। तो थोड़ा स्वीट भी खाना, मीठा, चाहे वो कोई भी चॉकलेट वगैरह हो या फिर स्वीट वगैरह हो जाए। इसके अलावा थोड़ा फ्रूट वगैरह कभी कभी खा ले। अगर नहीं हुआ तो कम से कम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्रीन वेजिटेबल होता है, ये सभी चीज़ को जरूर खाइएगा। बाकी खाने में तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब चीज़ रहता ही रहता है। ये सब का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सोचोगे सर पढ़ाई कर रहे हैं तो भूख कहाँ से लगेगा, ऐसा नहीं है। आप देखो, कभी ध्यान देना कि जो मेहनत हार्डवर्क करता है ना, जो हार्डवर्क करता है, दिन भर जाके बहुत मेहनत करता है किसान लोग, उससे ज़्यादा आपको भूख लगता है। आप खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ, पढ़ भेर बोल रहे हैं, पेट भर के खाना खाओ, और आप 2-3 घंटा पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करें, पूरा 2-3 घंटा मेहनत, मतलब पूरा मन लगा के। आप देखिएगा आपको भूख लग गया 2-3 घंटा के बाद, जबकि आप कुछ भी मेहनत नहीं किया, आप बैठे हुए थे। तो बाबू, एनर्जी चाहिए ना, दिमाग को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। और जो मेहनत करता है ना दिन भर, एक किसान, उससे ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हो, तो उससे ज़्यादा एनर्जी आप लोग को चाहिए। समझ आए? तो इसीलिए आप लोग को अभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना भी इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा खाना खाइएगा उतना अच्छा हेल्थ रहेगा, उतना अच्छा दिमाग भी चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया कि नहीं? तो थोड़ा ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना। बाकी डिप्रेशन का बात करेंगे तो कुछ नहीं करना उसके लिए क्या करना है? सिंपल सा, अपने फैमिली से बात करो, ठीक है, फैमिली से बात करो, या फिर फ्रेंड कुछ होता है, सबका कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड होता है, आप क्लोज फ्रेंड से डिस्कस करो। पढ़ाई से हटके, पढ़ाई के बारे में डिस्कस मत करना, बिकॉज आप दिन भर तो पढ़ ही रहे हो, डिस्कस कर ही रहे हो, पढ़ाई, टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, अपने से पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई से हटके डिस्कस करो। जैसे दुनिया में क्या चल रहा, फिल्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ वैसे चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें डिस्कस थोड़ा कर लो। या फिर फैमिली में आप बात करो किसी से, भाई से या फिर पापा मम्मी वगैरह से, तो किसका बर्थडे है, किसी का कुछ हो गया, किसी का ये, किसी का वो, लेकिन वैसे चीज़ जिसमें आपको इंटरटेन होना, जिससे आपको खुशी मिलता है, वैसे चीज़ थोड़ा बात करो। इससे डिप्रेशन का इलाज हो जाएगा और बाकी हेल्थ से आपका दिमाग अच्छा चलेगा, सोने से आपका पैटर्न नहीं बिगड़ेगा एंड बहुत टाइम तक आप अच्छे पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप सोइएगा नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छा पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना, 15 दिन या 1 महीना के बाद, कि आप उब जाइएगा और आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो इसलिए इन तीनों चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन के लिए, खाने का और सोने का, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़, ठीक है। ये सभी चीज़ कोई गुड़ रहस्य नहीं बताता, मैं आपको बताते चलूँगा एक्सपीरियंस, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि मैंने ये मिस कर गया, इसके चलते हेल्थ खराब हो गया, फिर दिस या दैट हो गया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का सीरीज। आज हम लोग का 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 6 लेक्चर तक आ चुका है, तो अगर आप वीडियोस नहीं देखे हो 6 लेक्चर तक, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है, या फिर आप आपके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा 6 लेक्चर को पहले देखो, फिर यहाँ पे आओ, बिकॉज
हम लोग 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिए। किसका? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लगभग 10 लेक्चर आएगा, 10 में से आपका 7th लेक्चर है, इसके बाद 2 या 3 लेक्चर आएगा, हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब 60 प्लस हम लोग 60%, 100 में से 60% का हम लोग सब कुछ सॉल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो चलिए आज हम लोग का 7th लेक्चर हो जाएगा, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मेरा इंट्रोडक्शन के साथ। एज यू नो दैट माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट लेवल एजेई, गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स, मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, 2 टाइम गेट क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो वेरियस एजेई एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड यूपीएससी। अगर मैं बात करूं मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस का तो 5 ईयर से मेरा ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये हम लोग का चार्ट है, ये चार्ट बताता है कि हम लोग जिस चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग ऑल चैप्टर वाइज हम लोग वेटेज देखते हैं पढ़ने के साथ साथ, जिसमें हम लोग 16 साल का सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हुए चल रहे हैं 2007 से लेकर 2021 तक। तो आप देख सकते हो टोटल आपका 11 चैप्टर है, जिसमें से अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, मोमेंट एंड कपल्स, थर्ड चैप्टर फ्रिक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड फोर्थ चैप्टर सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ। आप बोलेंगे सर अभी तो आधा ज़्यादा, फिर आप 60% क्यों बोले? आप देखोगे मैक्सिमम जो रहता है ना वो यहीं से पूछा जाता है, जिसमें से ये फोर्स एंड फोर्स सिस्टम पहला, मोमेंट एंड कपल फ्रिक्शन दूसरा, एंड सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तीसरा। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका अगर 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 4 क्वेश्चन तो यही 3 चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ तो थियोरेटिकल टाइप का है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रसेस एंड बीम्स के बारे में। तो क्वेश्चन हम लोग कितना तक सॉल्यूशन कर लिए थे? 63 तक। तो हम लोग 64 से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना से करेंगे? 64, एक सेकेंड, 64 ये तो हम लोग का वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये हम लोग बाद में अभी डील करेंगे। ये रहा हम लोग का ट्रसेस एंड बीम से। ट्रसेस एंड बीम से हम लोग पहले लगाते हैं, फिर देखते हैं इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया पिछला 16 साल में एसएससी में, एंड थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है, फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बताया था कि कंप्लीट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं पहले पूरा थ्योरी आप लोग को बताता हूँ। तो अभी जैसे ट्रसेस एंड बीम्स है, तो पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये ट्रस क्या होता है, ये बीम क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, मेंबर क्या होता है, स्ट्रक क्या होता है, ठीक है, कॉलम क्या होता है, टाई क्या होता है। तो यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट तो इसका थ्योरी पहले बताऊंगा, क्योंकि एक बार मैं थ्योरी बता दूंगा तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल कुछ आएगा तो उससे रिलेटेड में डेरिवेशन या फिर एक बता दूंगा जितने भी फॉर्मूला यूज होता है, ताकि आप लोग का पूरा कंप्लीट रिवीजन होते चले चैप्टर भी, और एंड ऑफ द डे कंप्लीट सब्जेक्ट भी आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आप लोग भी ट्राई करो फट से आंसर इसका लगाने का कि इसका क्या आंसर होगा 64 का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ सेवरल बार्स, ढेर सारा बार से एक स्ट्रक्चर बना गया है जिसमें रिविटेड है और वेल्डेड टुगेदर है, मतलब रिविटेड भी है और वेल्डेड जॉइंट भी है। तो आपसे कहा गया इसको क्या कहेंगे? इसको स्ट्रक कहेंगे, फ्रेम कहेंगे, कॉलम कहेंगे या फिर टाई कहेंगे? क्या इसको कहेंगे? रिविटेड भी है, वेल्डेड जॉइंट भी है, उससे एक स्ट्रक्चर बना गया, जैसे घर का बिल्डिंग बनाया गया है, फिर कुछ ऐसा चीज़ बनाया गया है जिसमें रिविटेड जॉइंट भी है, वेल्डेड जॉइंट भी है, बताइए तो उसको क्या कहेंगे? तो डियर इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेम कहते हैं। क्योंकि फ्रेम क्या होता है, ये एक तरह से समझ लो मेड ऑफ आपके आयरन के एंगल से बना रहता है, या फिर बोल सकते हो सेक्शन चैनल से बना रहता है, जिसमें ढेर सारा चीज़ों से मिलके बना रहता है, जिसमें आ जाता है रिविटेड जॉइंट भी, वेल्डेड जॉइंट भी। समझ आया? ये चीज़ होता है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्रेम, जैसे मैंने कहा फ्रेम के बारे में। अब ये फ्रेम मेरा एक परफेक्ट फ्रेम भी होता है, एक मेरा नॉन इम्परफेक्ट फ्रेम भी होता है। तो पहले आप ये समझ लो कि सर जी मेरा परफेक्ट फ्रेम क्या होता है, परफेक्ट फ्रेम क्या होता है। तो परफेक्ट फ्रेम का एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर परफेक्ट फ्रेम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं n = 2j-3। अब यहाँ पे m क्या है? n जो है ये नंबर ऑफ मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स। एंड अगर बात करेंगे j तो ये है मेरा नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स। जैसे मैं एक समझाता हूँ, ये ट्रेंगल एक हम लोग ले लिए, तो इसमें अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ मेंबर का, तो ये पहला मेंबर हो गया,
ये दूसरा मेंबर जो साइड है ट्रायंगल का वो मेंबर कहलाएगा। तो 3 यहाँ पे देख लो मेंबर है। जॉइंट का बात करेंगे तो ये पहला जॉइंट है, ये मेरा बात करेंगे दूसरा जॉइंट है और मेरा तीसरा जॉइंट है। ठीक है, जो वर्टेक्स हो गया ना ये मेरा जॉइंट्स हो गया, ये मेरा तीसरा जॉइंट है। तो समझ आया नहीं? इस बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, देखूंगा परफेक्ट फ्रेम है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट देखूंगा 3 जॉइंट और 3 मेरा मेंबर है, तो डायरेक्ट पढ़ूंगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, तो कितना का 3 इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ देखो इक्वल हो रहा ना, इक्वल है यानी कि ये मेरा परफेक्ट फ्रेम है। समझ आया कि नहीं? अगर मेरा इक्वल नहीं होता तो मेरा ये कहलाएगा इम्परफेक्ट फ्रेम। तो यहीं अगर मैं बोलूँगा सर जी इम्परफेक्ट फ्रेम, इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट फ्रेम का अगर मैं बात करूँगा तो क्या इसका n नॉट इक्वल टू होता 2j माइनस 3, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे n फिर से वही मेंबर्स है और n जॉइंट्स है। तो अगर मेरा इक्वल नहीं होता है तो मेरा क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट फ्रेम। उसका भी एग्जांपल समझ लो, जैसे मैं एक ले लूँगा स्क्वायर, यहाँ से ले लूँगा। अब यहाँ पे देखो तो आप लोग बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये भी तो आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ क्या एक काम करता हूँ, यहाँ 20 में एक इस तरह करके दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे या फिर चलो 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें मेंबर्स का तो 1 2 3 4 हो गया मेंबर। ओके, एंड अगर बात करेंगे जॉइंट्स का तो 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट एंड 4 जॉइंट। जॉइंट जहाँ पे 2 आके मेंबर मिल रहा है, ठीक है, तो जॉइंट हो गया, यानी 4 यहाँ भी। अब देख लेते हैं यहाँ फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा n इक्वल टू 2j माइनस 3, तो क्या हो जाता है 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, एंड यहाँ 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 में 3 गया तो 5। तो देखो क्या इक्वल हो रहा नहीं हो रहा है, यानी क्या है ये मेरा इम्परफेक्ट फ्रेम है। अच्छा, इम्परफेक्ट फ्रेम मतलब क्या होता है कि वो जो है ना वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा, हिल सकता है। इसको आप देखो इस तरह करके अगर जॉइंट रहेगा 4 चीज़ों को ना ऐसे करोगे तो इधर उधर हो जाएगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं? ये ऐसे है ना, अगर मैं इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगाया तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया? ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको मुझे परफेक्ट फ्रेम बनाना है तो बीच में एक यहाँ पे डाल दो। जैसे मैं डायगोनल एक डाल देता, अब ये हिलेगा नहीं, अब ये फिक्स हो गया। क्या हो गया? ये फिक्स हो गया, किसी भी डायमेंशन ये मूव नहीं करेगा। उसी का मतलब होता है परफेक्ट फ्रेम। अब ये कैसे प्रूव करोगे, तो मैं अभी जस्ट प्रूव करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कि सच में सर ये परफेक्ट फ्रेम हुआ कि नहीं। अभी देखो प्रूव, अगर मेरा इक्वल हो जाता परफेक्ट फ्रेम हो जाएगा। तो चलो यहाँ मैं पुट करता हूँ। अब कितना हो गया, एक मेरा मेंबर बढ़ गया ना, मेंबर ये मेरा 5 हो गया। ठीक है, मेंबर हो गया 5, लेकिन जॉइंट अभी भी कितना है 4 ही है। देखो फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट और फोर्थ जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट तो मेंबर मेरा 5 हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू जॉइंट मेरा 4 ही है, तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू, आप लोग को पता था 8 में यहाँ था, 8 में से 3 गया तो 5, देखो 5 इक्वल टू 5। तो क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया परफेक्ट फ्रेम हो गया। अब समझ आया परफेक्ट फ्रेम किसको बोलते हैं और इम्परफेक्ट फ्रेम किसको बोलते हैं, समझ आया। और परफेक्ट फ्रेम जैसे मैंने कहा, फ्रेम क्या होता है सर जी, तो सर जी फ्रेम आर मेड ऑफ एंगल आयरन और चैनल सेक्शन आर कॉल्ड मेंबर्स। ठीक है, समझ आएगा। या फिर इसको कभी कभी हम लोग ना फ्रेम ना कह के हम लोग बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर भी, ये इसका भी ध्यान रखिएगा। फ्रेम या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको मैं भी लिख देता हूँ, या तो फ्रेम कहेंगे या फिर क्या कहते हैं इसको हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर जो कि एंगल आयरन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें रिविटेड वेल्डेड जॉइंट वगैरह रहता है, टुगेदर एक साथ काम करता है और सेवरल बार से मिलके ये बना रहता है। चलिए ये सभी चीज़ अगर हो गया तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं और कुछ बताऊँगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो वैसे मैं इसको छोड़ दूँ क्या, क्योंकि आप लोग का काम आ सकता है। तो मैं काम करता हूँ एक्स्ट्रा एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और कुछ चीज़ें आप लोग को बताना है वो जानो, देखो हड़बड़ाना मत। ठीक है, मेरा बस यहाँ पे आप लोग को यही विनती है कि आप लोग क्लास को अच्छी तरह से देखो, स्किप मत करना। जितना मैं बता रहा हूँ देखो, जब आप लोग का नहीं निकलेगा तब आप बोलिएगा। ठीक है, बट हाँ पेशेंस बनाए रखना। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या था उसके रिलेटेड में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे स्ट्रक था तो समझेंगे स्ट्रक क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता। कॉलम क्या था, इससे भी क्वेश्चन फंसता। टाई क्या था, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक का। अच्छा, उससे पहले फ्रेम तो समझ गए, एक ट्रस होता है। पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि मैंने लिखा था चैप्टर का नाम ही है ट्रसेस एंड बीम्स, तो थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ट्रस क्या होता है और फ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ ट्रस के बारे में एंड बीम्स के बारे में, या बीम नहीं फ्रेम के बारे में। ट्रसेस एंड फ्रेम्स काफ़ी सुने होंगे आप लोग, क्या होता है देखो, जब बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है, इसलिए आप लोग को जानना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों एक जैसा लगेगा। ठीक है, पहली बात अगर मैं बात करूंगा ट्रसेस का, तो इसमें क्या होता है ना, फ्री टू रोटेट होता है। ट्रसेस मेंबर्स आज मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं, ट्रसेस या फिर ट्रस मेंबर आर, पहली बात क्या मैंने कहा, फ्री टू रोटेट।
रोटेट रहता है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसका तो भाई फ्रेम मेंबर जो होता है, फ्रेम्स या फिर फ्रेम मेंबर्स आर रिजिडली कनेक्टेड। रिजिडली कनेक्टेड रहता मतलब इसमें रोटेशन मुझे देखने को मिल सकता, घूम सकता, लेकिन ये जो है फ्रेम मेरा फिक्स रहता है। अब एग्जांपल थोड़ा याद करो इसका, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो आप देखते हो ब्रिज वगैरह में जो इस तरह से बना रहता है ब्रिज वगैरह, ऐसा रहता है ना, कुछ ऐसा रहता है, ऐसे 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 रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसा कुछ रहता है, राइट, ऐसा कुछ रहता है, यहाँ से यहाँ रहता है। तो ये ट्रसेस वगैरह में जो मुझे देखने को मिलता है ना, ये सभी क्या होता है, ये सभी मेरा फ्रेम्स होता है जो रिजिडली कनेक्टेड रहता है, जिसे मुझे रोटेशन मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिलता है। समझ आया? चलिए, तो इसको मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मैं फ्री टू रोटेट कहा तो इसमें अगर कैसा जॉइंट देखने को मिलेगा, यह अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो यह देखने, इसमें मेरा पिन जॉइंट रहता है, पिन जॉइंट देखने को मिलता है एंड में, मतलब जहाँ दो चीज़ आपस में कनेक्टेड होता है वो मेरा पिन जॉइंट से कनेक्टेड रहता है। लेकिन अगर बात करेंगे फ्रेम का, तो फ्रेम में जो मेरा जॉइंट्स रहता है ना, वो मेरा रिजिड रहता है, तो इसमें मेरा रिजिड जॉइंट रहता है एट दी एंड। रिजिड मतलब वो मेरा रिपीटेड, पिन जॉइंट मतलब क्या है, मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये रिजिड इसी तरह का जॉइंट होता है। चलिए, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे अगर लोड का बात करेगा, किस तरह का ट्रसेस में लोड झेल सकता है, तो ट्रसेस में केवल और केवल एक्सियल लोड को झेल सकता है। क्या लोड झेल सकता है? एक्सियल लोड को यहाँ पे झेल सकता है, चाहे वो इंटरनल में बात करूंगा लोड का, फिर एक्सटर्नल, दोनों ही केस में सिर्फ एक्सियल लोड को ही झेल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैन ओनली कैरी एक्सियल लोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आपका फ्रेम का, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ लोड, ऑल लोड टाइप्स, ऑल लोड्स, ठीक है। ये किसी भी तरह का लोड को यहाँ पे बेयर कर सकता है, ये खासियत होता है मेरा फ्रेम्स में। मैं आपको फिगर भी अभी ड्रॉ करके समझाऊंगा। चलिए, इतना हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फ्रेम का, बात करते हैं ऑल सपोर्ट, तो एक आता है इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो जैसे हम लोग बात करेंगे एक्सियल का, एक्सियल लोड हो गया, शियर लोड हो गया, ठीक है, बेंडिंग हो गया, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है, टॉर्सन हो गया, टॉर्सन, ठीक है, ये सब का सब जो है ना, दिस ऑल आर माई इंटरनल लोड्स। आईएल मतलब समझना इंटरनल लोड, तो ये सभी इंटरनल लोड लगता है। इंटरनल मतलब अंदर में, देखो एक्सियल अंदर में लग सकता है, मान लो कॉलम है, बड़ा सा कॉलम है, बड़ा सा कॉलम है, इसके अंदर यहाँ कंक्रीट ढेर सारा है, तो इसके बीच में एक्सियल लोड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। शेयर लोड भी आपस में इस तरह लग सकता है, इस डायरेक्शन में जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल सकता है, टाइम के साथ वो बेंड करता है, मेरा इस तरह करके बेंड कर जाएगा, तो यहाँ पे अंदर में भी तो कंक्रीट बेंड कर रहा है, और टॉर्सन भी देखने को मिलता है। समझ आया? तो इंटरनल ये सभी लोड्स हो गया। अब बात करेंगे एक्सटर्नल लोड कौन कौन सा देखने को मिलता है मेरा फ्रेम में, तो भी जान लो। एक्सटर्नल लोड का अगर मैं बात करूंगा तो एक्सटर्नल लोड में दिख सकता है आपका एक्सियल भी दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग टॉर्सनल लोड, फिर से यहाँ पे टॉर्सन आ जाएगा, ठीक है, टॉर्सनल लोड भी आ जाएगा, लोड्स भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो ट्रांसवर्स आ जाएगा, ट्रांसवर्स आ जाएगा। तो ये सभी मेरा एक्सटर्नल लोड लगता है किसमें? फ्रेम में। लेकिन अगर ट्रस का बात करेंगे तो ओनली कैरी एक्सियल लोड, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सियल लोड मेरा यहाँ पे लगता है। तो ये दोनों चीज़ का मेरा डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा आप लोग को फिगर बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे फ्रेम का, तो फ्रेम का मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे घर का आप देखे होंगे ना, इस तरह का से कोई बिल्डिंग बनाता है, अपार्टमेंट बनता है ना, तो आप देखे होंगे कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है। और यहाँ पे मान लो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन से इसको क्या किया गया है? सेट किया गया है, ऐसे करके, ठीक है। एंड बाकी यहाँ से इस तरह करके ढेर सारा ये बिल्डिंग्स है, मतलब 1 तल्ला 2 तल्ला करके जाता नहीं है यहाँ पे, तो समझो ये ढलाई किया गया है, ठीक है। जो इस तरह करके आप देखे होंगे ना, ऐसे फ्लोर बाय फ्लोर बाय फ्लोर फ्लोर बनता है, ये सबसे टॉप फ्लोर हो गया, ठीक है, ऊपर का छत हो गया, ये छत हो गया, रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे और एक चीज़ बनाना था। ये सभी जो दीज आर माई कॉलम्स, ये वाला क्या हो गया? ये सभी मेरा कॉलम्स हो गया, ये सभी मेरा कॉलम्स हो गया। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको हर तरह का लोड देखने को मिलता है। एक्सियल लोड भी देखने को मिलता है, शेयर लोड, एक्सियल लोड यहाँ देखने को मिल रहा है, शेयर लोड भी देखने को मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट ये बेंड कर सकता है, बेंडिंग भी देखने को मिलता है, और टॉर्सनल भी देखने को मिल सकता है। यहीं पे ये जो कहलाता है, दिस इज योर कॉलम कहलाता है,
ये मेरा कॉलम यहाँ पे कहलाता है, कॉलम यहाँ पे कहलाता है। एंड ये जो है दिस इज योर बीम कहलाएगा, बीम कहलाएगा। ये ब्लैक से मैं दिखा दे रहा हूँ, दिस इज योर बीम, ये सभी मेरा क्या है, बीम्स है। और कॉलम्स कौन सा बोलेंगे, ये जो लंबा जैसा गया है ना वर्टिकल में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम कहेंगे। रेड वाला कॉलम हो गया, समझ आए कि नहीं, एंड ब्लैक वाला मेरा बीम हो गया। ये दो समझ गएंगे कि नहीं, ये चीज़ समझ गए। अच्छा नीचे में क्या है सर, नीचे में ये मेरा चीज़ जो है दिस इज योर फाउंडेशन, ये मेरा क्या है, फाउंडेशन है। ये जो है दिस इज योर फाउंडेशन, फाउंडेशन है। चलिए एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ से और एक क्वेश्चन निकलेगा कि कॉलम किसको कहेंगे, है ना। अब बात करते हैं ट्रस कैसे देखने को मिलता है सर, उसका भी फिगर थोड़ा हम लोग को बना दीजिए। तो ट्रस देखो, जैसे आप देखोगे, आप सिंपल तो पहली बात ऐसे में बना देता हूँ, ऐसे कुछ रहता है, यहाँ पे यहाँ फिक्स है, यहाँ ऐसे फिक्स है, ठीक है। या कंक्रीट वगैरह से मैं सीमेंट वगैरह से फिक्स कर दिया और इस तरह रहेगा। एंड फिर आपका ऐसे 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 इस तरह का जो आपको देखने को मिलता है ना, ये कैसा रहता है, दिस इज माई ट्रस, ये ट्रस रहता है। और इसमें सिर्फ मेरा एक्सियल लोड यहाँ पे बेयर यहाँ पे करता है। समझ आया कि नहीं, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ये चीज़ हो गया। अच्छा यहाँ पे अब देखो हम लोग चलते हैं बैक की ओर। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो बैक में चलते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा कि क्या होता है सर मेरा स्ट्रक, स्ट्रक STRUT स्ट्रक क्या होता है, तो इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। आप ट्रस में ही आ जाता है मेरा स्ट्रक, कहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। कहाँ जाता है, ट्रस में ही आ जाता है। कहाँ सर देखने को मिलता है, अब ये समझना। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कुछ ट्रस इस तरह का है, ऐसा कुछ है, या आप कहाँ देखे होंगे, जो टावर आप देखे होंगे ना उस टाइप में। तो यहाँ पे कुछ कैसा रहता है, कुछ इस तरह से यहाँ बीच में रहता है, और फिर यहाँ से ऐसे कुछ रहता है, कुछ ऐसे करके रहता है, ये चीज़ ऐसा कुछ रहता है। अब यहाँ पे जो मैं ब्लैक कलर के यहाँ पूरा डीप ब्लैक कर दे रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इस तरह करा और मेरे इस तरह करा, ठीक है। एंड बीच वाले को मैं कर देता हूँ ग्रीन से यहाँ कलर। अब यहाँ पे देखना, ये ब्लैक कलर का आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते क्या है, दिस इज नॉन एंड योर स्ट्रक, स्ट्रट, इसी को हम लोग स्ट्रट कहते हैं। समझ आया कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। अच्छा और एक चीज़, ये नीचे में इस तरह करके फिर से सीमेंट का मैं इस तरह बना देता हूँ, जिसके ऊपर ये है, ठीक है। या फिर नीचे में और बहुत सारा फ्रेम मतलब ट्रस आ सकता है। एंड नीचे में जो है ना, इस नीचे वाले को क्या कहते हैं, इस नीचे वाले को ही ध्यान रखना, इसको हम लोग टाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग टाई कहते हैं, TIE कहते हैं, टाई कहा जाता है। समझ आए, इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये स्ट्रक हो गया और ये टाई हो गया। अच्छा बीच जो ग्रीन है उसको भी याद रखना, उसको रैक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रैक, रैक्स। इतना कोई चीज़ तो पूरा डिटेल में थ्योरी में भी नहीं बताता जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो है इसको रैक कहा जाता है, इसको स्ट्रक कहा जाता है, इसको टाई कहा जाता है। अब नाम यहाँ पे बोलेंगे सर स्टेटमेंट थोड़ा बता दीजिए, फिर आप लोग को फील आएगा कि बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बताया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस वाले को ना यहाँ से उठा के ले जाता हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि मैं थोड़ा डेफिनेशन आप लोग बताऊँ। कट में कर लेता हूँ, ठीक है। और कट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो एक्स्ट्रा पेज एक ले लेता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट थोड़ा कर देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा स्टेटमेंट अब लिखाने चलता हूँ। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ स्ट्रक का, किसको बोलते हैं सर, तो देखो स्टेटमेंट समझना। यहाँ कहा जाता है कि सब्जेक्टेड टू एन, इसको मैं रेड से कर देता हूँ, टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स but it may be vertical, horizontal और inclined। मतलब कि ये मेरा सब्जेक्टेड कैसे होता है, मतलब स्ट्रक में जो लोड सब्जेक्टेड होता है वो एक्सियल कंप्रेसिव टाइप का लोड रहेगा। क्या रहेगा, एक्सियल कंप्रेसिव टाइप का लोड रहेगा। बट हाँ अलग बात है कि स्ट्रक मेरा वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कैसे देखने मिल रहा है, तो सर जी यहाँ तक मुझे इंक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो इंक्लाइन का, लेकिन ये कैसा लोड को बियर करेगा,
इसमें किस तरह का सब्जेक्टेड लोड होता है, तो आप बोलोगे सर एक्सियल कंप्रेसिव लोड। एक्सियल और कंप्रेसिव लोड यहाँ पे होता है, यानी कि कंप्रेस वाला लोड होता है, टेंसाइल लोड को ये झेल नहीं सकता, वो भी एक्सियल 90 डिग्री वाला। तो इसको ध्यान रखें, एक्सिस के अबाउट मेरा कैसा कंप्रेसिव लोड को ये मेरा लेता है। ठीक, समझ आया, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, स्ट्रक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में। एक ऑप्शन आप लोग का था टाई भी था, देखो यहाँ पे ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, कॉलम और टाई। तो हम लोग यहाँ देखते हैं भाई टाई के बारे में। अच्छा, कॉलम के बारे में भी यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, कॉलम किसको बोलेंगे। ठीक है, कॉलम भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। कॉलम कहाँ देखने को मिला था, तो सर आप बोलेंगे कॉलम मेरा फ्रेम में देखने को मिला था। कॉलम जो है कॉलम फ्रेम में देखने को मिला था, और स्ट्रट मेरा कहाँ देखने को मिला था, आपका ट्रस में देखने को मिला था। इजंट इट, ये दोनों का ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात आता है सर जी कि कॉलम का क्या होता है डेफिनेशन, तो नोट डाउन करके एक समझ लो कि ये स्ट्रक का ही पार्ट होता है। नोट करके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डियर स्टूडेंट कि व्हेन स्ट्रट इज वर्टिकल, यही स्ट्रट जब मेरा वर्टिकल हो जाता है ना, उसी को वर्टिकल कॉल्ड क्या कहते हैं, इसको कॉलम कहा जाता है। जब मेरा स्ट्रक वर्टिकल हो जाता है ना, तो उसको हम लोग कॉलम कहा जाते हैं। देखो कॉलम क्या करता है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड को बेयर करता है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं किसमें, फ्रेम की ओर। तो फ्रेम में थोड़ा ध्यान दो, ये जो कॉलम है रेड कलर से मैंने यहाँ दिखाया था ना, ये रेड कलर से मैंने दिखाया था। तो ये कॉलम जो है किस तरह का कॉलम आपको पता है, ये बेयर क्या करता है सर कि ये कंप्रेसिव लोड को बेयर करता है। ठीक है, ये मेरा कंप्रेसिव लोड को बेयर करता है। तो ये भी एक तरह से स्ट्रस हो गया, स्ट्रक हो गया। तो ये स्ट्रक जो है वो मेरा कंप्रेसिव लोड को बेयर कर रहा है, लेकिन ये वर्टिकल मेरा स्ट्रक है। तो यही कहा गया है कि भाई स्ट्रक कौन होता है कि जो मेरा एक्सियल कंप्रेसिव लोड को बेयर करता है। बट ये स्ट्रक जो होता है मेरा मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी में से जब इसको मैं वर्टिकली रख दूंगा ना, तब उसको मैं कॉलम कह देता हूं। तो क्लियर हो गया चीज, समझ आया कि कहां से आया। पहली बात सर जी, ये मेरा जो कॉलम है वो कहां से आया, तो आप बोलेंगे सर ये मेरा आया था कहां, अधिकतर देखने को मिलता है अगर आपसे बोलेगा तो सर जी मेरा फ्रेम में देखने को मिलता है, फ्रेम में। लेकिन स्ट्रक कहां से देखने को मिलेगा, सर ये मेरा ट्रस में देखने को मिलता है। कैसा, इंक्लाइन देखने को मिलता है। और कॉलम में अगर मैं बात करूंगा, जैसे वो मेरा फ्रेम में चल जाएगा तो वर्टिकल देखने को मिलेगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं। मैंने कहा कि स्ट्रक जो है ना, मतलब जो आपका कॉलम है वो स्ट्रक का ही पार्ट है, लेकिन कॉलम कहां देखने को मिलता है, मेरा फ्रेम में, क्योंकि वर्टिकली रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे इंक्लाइंड आ जाता तो मेरा किस में देखने को मिलता है, स्ट्रट में देखने को मिलता है, यानी कि ट्रस में देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए अब और एक बात करते हैं, इसके अलावा आपका टाई था एक। टाई क्या चीज होता है उसको भी समझो। यहां पे टाई का अगर बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट होता है दैट, स्टेटमेंट लिखाने के बाद समझाता हूं ना, आप लोग को समझ में आता है, इसलिए फिगर समझे पहले मैंने बताया। तो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट हैज ए टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कॉल्ड टाई। अब क्या समझे कि पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर का ऐसा पार्ट जहां मेरा टेंसाइल फोर्स मेरा क्या लगता है, टेंसाइल फोर्स मेरा एक्टिंग हो रहा है, उसको हम लोग टाई कहेंगे। तो टाई थोड़ा देखो तो यहाँ पे ये जो टाई यहाँ पे नजर आ रहा है, ध्यान से देख रहे हो कि नहीं, स्ट्रक में टाई मेरा था। तो एक काम करते पहले टाई को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे देखने को मिलता है, मेरा स्ट्रट में ही देखने को मिलता है, यानी फ्रेम में देखने को मिलता है। तो मेरा यहाँ पे भी टाई आ गया है। इस टाई कहाँ, स्ट्रट में देखने को मिला था। ठीक है, मतलब ट्रस में देखने को मिला स्ट्रट में देखने को मिला मेरा टाई, और कॉलम कहाँ देखने को मिला, मेरा फ्रेम में देखने को, जबकि स्ट्रट का एक पार्ट है, लेकिन कब, जब वो वर्टिकली रहता है। तो ठीक है, जो कि मेरा कंप्रेसिव लोड को बेयर करता है। अच्छा ठीक है। और टाई मैंने क्या कहा कि सर जी टाई जो होता है ना, वो टेंसाइल फोर्स को मेरा बेयर करता है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये मेरा कर क्या रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं टाई को, तो ये मेरा यहाँ नीचे है ना, तो दोनों तरफ से फोर्स लगा, तो ऐसे करके बेंड करेगा, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, और ऐसे बेंड होगा। तो टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कंप्रेसिव तो नहीं लग रहा, ऊपर नीचे से नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ऐसे बेंड करेगा तो टेंसाइल होगा। मतलब टाइम के साथ अगर यहाँ पे लोड बढ़ते रहा तो ऐसे कुछ हो जाएगा, तो टेंसाइल ही हो रहा है ना, समझ लो, इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, राइट। तो ये मेरा क्या होता है, टाई मेरा टेंसाइल फोर्स लगाता है। नाउ अब यहाँ पे मैं और कुछ एक दो को फिगर आपको बना देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा और क्लियरली आ जाएगा समझ। जैसे कि आप ये एक समझ लो कि ये इस तरह का कुछ है, ये मेरा फिक्स है, कोई वॉल वगैरह ले लो। एंड यहाँ पे मैंने क्या करा ना, एक सेकंड इसको हटाते हैं, एंड यहाँ पे मैंने
इस तरह का दो मेंबर, एक मेंबर को मैंने यहाँ लगवाया, ठीक है, मान लो कोई एंगल है लोहा का मैंने दीवार से लगा दिया, और एक को मैंने इस तरह करके लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया। अब यहाँ पे आप बताइए कि किसको हम लोग स्ट्रट कहेंगे, किसको टाई कहेंगे। तो यहाँ पे टाई जो है ना, टाई क्या है सर जी, जहाँ मेरा टेंसाइल फोर्स लगेगा। यहाँ टाई नीचे था तो आप बोलेंगे सर जी ये नीचे वाला जो है ना सर, ये मेरा टाई हो जाएगा। नो डियर, ये मेरा स्ट्रट हो जाएगा। क्या किसी को समझ आया क्यों? और ये मेरा टाई हो जाएगा। अब बताइए काहे ऐसा होगा, क्यों सर जी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान नहीं रखना कि नीचे माने होगा टाई, नहीं, आप देखो कि टाई माने टेंसाइल फोर्स। तो ये जो बेसिकली है ना, इसको खींच के दोनों को रख रहा, क्योंकि ये जो आपका नीचे वाला बीम है ना, ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, मैंने मान लो बहुत लोहा का बीम है। तो टाइम के साथ बताओ, आप मान लो किसी दीवार में से फंसा दिए तो ये कभी ऊपर जाएगा नहीं, अपने लोड के चलते नीचे ही आएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी और अपना वेट के चलते नीचे ही जाएगा। तो इसका काम क्या है, इस टाई का काम क्या है? इस टाई का काम है कि इसको बांधे रखना। मतलब नहीं समझे, इस तरह करके है, अब रस्सी से यहाँ बांध के, मेरा बात देखिए, यहाँ रस्सी से बांध के यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ ऐसे करके लगा दिया, तो हमेशा रस्सी को खींचे रखेगा। या फिर टावर अब नहीं देखते हो, टावर में भी बात करेंगे ना, इस तरह का हम लोग जो टावर लगाते हैं, वहाँ इधर से हम लोग रस्सी लगाते हैं, इधर से हम लोग रस्सी लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन टाई, ये टाई का काम कर रहा है। टाई मतलब समझा, टाइट करके बंधा हुआ, टेंसाइल, T4 टेंसाइल, T4 टाई। तो टेंसाइल मतलब जो टेंशन में आएगा, टेंशन लोड उसमें एक्ट करेगा, वही मेरा टाई कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा नीचे वाला फिर स्ट्रक हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रक का काम क्या है भाई, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो ये देखो कंप्रेसिव लोड मेरा झेल रहा है, ये कंप्रेसिव लोड झेल रहा है, क्योंकि ये इधर से लग रहा है उधर जा रहा है, और ये ऊपर को धकेलेगा, मतलब उधर खींचेगा, इसको खींच रहा है। तो ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो ये कंप्रेसिव लग रहा है, कहीं ना कहीं कंप्रेसिव लग रहा है, ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात नहीं? दीवार की ओर ही, क्योंकि टाई का काम क्या, उसको खींचे ऊपर ले जाना। फील आया? देखो यहाँ से इसको ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इधर दबा रहे हैं ना, तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है। लेकिन टाई क्या कर रहा है, टाई खींचा रहा, मतलब ये नीचे जा रहा है, तो टाई पे लग रहा है टेंसाइल, और इसमें लग रहा है कंप्रेसिव, ठीक है, वो भी एक्सियल ही लग रहा है, इसलिए एक्सियल कंप्रेसिव। तो ये हो गया मेरा स्ट्रट, ठीक है, यहाँ से भी समझ आ गया। तो आई होप सो यहाँ से क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज़। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना है। चलिए एक समझ लो कि मान लेते हैं इस तरह करके है, और मैं कितना एग्जांपल आप लोग को दूं, इससे भी समझो कि इस तरह का कोई ट्रायंगल इस तरह का है, सिंपली है। अब इसमें बताइए कि इसमें कौन सा जो है वो मेरा टाई होगा और स्ट्रट होगा। तो सर जी पहली बात, स्ट्रट क्या होता है सर? स्ट्रट हो जाता है मेरा एक्सियल कंप्रेसिव। तो सर मुझे लग रहा है इन दोनों में जो है ना, मेरा लग रहा है एक्सियल कंप्रेसिव, तो बिल्कुल सही, ये मेरा स्ट्रट काम करेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे टाई सर, तो ये नीचे वाला ये नीचे वाला जो है ना, ये सर टाई का काम करेगा, क्योंकि अब नीचे मेरा वो दोनों स्ट्रट, मतलब ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है उन दोनों में, ठीक है, इस तरह करके लग रहा है, और यहाँ टाई में टेंसाइल लग रहा है। तो अब ये टाई हो गया, नीचे वाला हो गया, जैसे मैंने यहाँ समझाया था, ठीक है, ये समझ गए। और एग्जांपल आप लोगों को जानना है क्या? बस इतना, मोर देन तो सफिशिएंट है। अच्छा, कभी कभी टाई जो है ना, ये भी हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया ना स्ट्रट। देखो चलो मैं ये भी आप लोग को बताता हूँ, और एक एग्जाम्पल समझो, जैसे कि झंडा आप देखे होंगे ना, झंडा फहराया जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये चीज़, समझो। अभी जस्ट 15 अगस्त हुआ था, आई होप सो आप लोग गए होंगे, है ना, या फिर कोई बात नहीं, पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये चीज़ें, ये रहा झंडा, हम ऊंचा रहे हमारा, राइट, ओके, ऐसे कुछ हो गया, मान लो ये हो गया, ऑरेंज हो गया, और नीचे में ग्रीन मान लो ले लेते हैं, इस तरह करके, है ना। ये आप पोल ले लो या कुछ भी ले लो, एग्जांपल आप ले लो, क्योंकि 15 अगस्त जस्ट गया तो मैं आप लोग को एक फ्लैग दिखा दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बांध देंगे, और इधर से भी हम लोग बांध देंगे कि कहीं ये गिरे ना। मान लो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, बोकारो में वर्ल्ड का सबसे बड़ा तिरंगा शायद 3.5 किलोमीटर बनाया गया था, तिरंगा 3.5 किलोमीटर तिरंगा बनाया था, झंडा। तो उतना बड़ा को मान लो कहीं गाड़ना, खड़ा करना, उसे 3.5 किलोमीटर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लंबा चौड़ा अगर खड़ा करना है तो मैं इस तरह कर दूंगा। अब देखो ये यहाँ से दीवार से बांध दिया गया ताकि वायर से, ताकि ये हटे ना। तो इसमें कैसा अलग है, सब आप बोलेंगे सर टेंसाइल रहेगा। तो अब देखो इन दोनों में कैसा लग रहा है, मेरा टाई हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि इसमें दोनों का टेंसाइल फोर्स मेरा एक्टिंग कर रहा है, टेंसाइल फोर्स मेरा सब्जेक्टिव लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे बात करेंगे सर जी, तो टाई तो हो गया, स्ट्रट किसको बोलेंगे सर? तो सर स्ट्रट में क्या हो जाता है सर, एक्सियल कंप्रेसिव। तो ये झंडा को जिसमें हम लोग डाले हैं ना, जिस डंडा में या जिस लोहे में रखा गया है इसको, ये मेरा हो जाएगा मेरा स्ट्रट। तो अब मेरा स्ट्रट क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रट। तो समझ आया,
कभी देखो साइड वाला हो गया। अभी जस्ट देखें कि स्टड जो क्या था, स्टड जो साइड वाला था, टाई नीचे था, अब टाई मेरा यहाँ चल गया। तो ये कभी भी मत रटना आप लोग, और इसीलिए कंफ्यूज होता है लड़का कि स्टड माने सर यहाँ रख दिया फिर यहाँ नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना कि कहाँ टेंसाइल लगेगा, उससे आप पकड़ लोगे। ये आप देखें कि भाई ट्रेंगल जैसा ये मेरा क्या था, एक मेरा ट्रस था, तो ट्रस में सर जी तो ये दोनों साइड में मेरा लग सकता था मेरा आपका कंप्रेसिव, तो वो ट्रस्ट आपका स्ट्रट हो गया। टेंसाइल नीचे बनने लगेगा तो सर जी वो टाई हो गया। झंडा फरार है या फिर कोई ट्रांसफार्मर है या फिर कोई इस तरह का पोल हम लोग ले लेते हैं वहाँ भी, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये टाई और ये टाई हो गया। और कंप्रेसिव नीचे वाले, क्योंकि वो नीचे वाले नीचे जा रहा है ना, दब रहा धरती तरफ से उधर से भी, तो वो मेरा क्या होगा, कंप्रेसिव, तो वो मेरा स्ट्रट हो गया इस तरीके से। और कॉलम क्या हो गया, उसी स्ट्रट को अगर हम लोग वर्टिकली रख देते हैं तो मेरा कॉलम हो गया। तो स्ट्रट, कॉलम, टाई एंड यहाँ से और क्या था मेरा, फ्रेम एंड ट्रस। फ्रेम क्या है सर, बहुत सारे लोड को झेल सकता है, हर तरह का लोड को झेल सकता है, इंटरनली मतलब एक्सटर्नल भी। ट्रसेस क्या है सर, ट्रसेस सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सियल लोड को बेयर करता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मेरा पिन जॉइंट से मैंने रोटेट कर सकता है और ये मेरा रिजिडली फिक्स रहता है। इंड में मेरा मतलब रिजिड जॉइंट से वो फिक्स किया जाता है। जैसे ये मान लो घर है, तो घर को क्या ऐसे बेंड कर सकते हो आप, समझो घर जो है क्या उसको बेंड कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, इधर उधर रोटेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो। शायद कुछ ऐसा बनाया गया है बुर्ज खलीफा जैसा न्यू बिल्डिंग्स कि वो ना मौसम चेंज होने से वो रोटेट करता थोड़ा, तो वो ना जानबूझ के सब प्रिपेयर किया गया, ट्रस की तरह बनाया गया है, तो उस तरह का। लेकिन आप देखो इस तरह का चीज जो रहता है, ये थोड़ा बहुत हिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, समझ आए। चलिए इसलिए देखते हो ना, जब बारिश होता कुछ होता तो कहीं कहीं देखता है कि जो बड़ा बड़ा ब्रिज बना जाता है वो हल्का ड्यू टू हाई फ्लड के चलते या फिर ज़्यादा रेनफॉल वगैरह होता है तो हल्का हल्का झूलता है, ठीक है, लेकिन घर कभी नहीं झूलेगा ना, समझो, क्योंकि वो रिजिडली कनेक्टेड रहता है। अगर जो वो झूला तो डायरेक्ट गिर जाएगा, ड्यू टू भूकंप आया, अर्थक्वेक वगैरह गिर जाएगा। तो समझ गए होंगे यहाँ से। तो यहाँ से चारों चीज़ क्लियर हो गया होगा, स्ट्रट क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैंने फ्रेम को तो बता ही दिया। फ्रेम क्या होता है, मेरा एंगल आयरन का रहता है जिसमें सब्जेक्टेड रहता है ढेर सारा लोड, चाहे और वो मेरा सेवरल बाल का बना रहता है जिसमें रिविटेड वेल्डेड जॉइंट रहता है, और मेरा परफेक्ट और इम्परफेक्ट भी रहता है, दोनों को मैंने समझाया फॉर्मूला के थ्रू भी। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का हो गया। अब देखो फ्रेम में अगर ट्रसेस एंड बीम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, बताइए, वनली सिंगल क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा, अगर मैं आपसे अभी जो जितना थ्योरी बताया वो लगभग फ्रेम और ट्रस से रिलेटेड सब कुछ वो बता दिया जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो क्या मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर दूँ, इतना ही वीडियो रखूँ, क्योंकि एक हम लोग का चैप्टर हो गया, फिर आगे बढ़ें। तो एक काम करते हैं, इसको इतने ही रहने देते हैं, एक न्यू चैप्टर से सीख लिए, कम वीडियो हो गया, आप लोग का टाइम भी बच गया। नेक्स्ट पार्ट आइए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यानी कि अगले पार्ट में हम लोग अगले चैप्टर को काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ रिजिड बॉडी को पढ़ेंगे, एंड रिजिड बॉडी, ठीक है, काइनेटिक्स और पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। छोटा क्लास हुआ लेकिन एक ही क्लास था, इंपॉर्टेंट था, थ्योरी था, तो इसीलिए मुझे लगा कि न्यू चैप्टर को न्यू तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप गाइडेंस सीरीज नहीं देखो तो देख सकते हो, गाइडेंस सीरीज एसएससी का, जहाँ पे आपको एसएससी के सारे, चाहे वो एसएससी का सिलेबस रहे, ठीक है, क्या होता है सिलेबस, कैसा जाता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है, कितना वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, कटअप कितना गया था, एसएससी आरआरबी में क्या डिफरेंस होता है, एसएससी का सब्जेक्ट वाइज वेटेज, एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स, नॉन टेक का सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना, सब चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी का हम लोग श्योर सिलेक्शन बेच भी चला रहे हैं, मैकेनिकल का जिसमें फ्री क्लासेस हम लोग चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई सिलेबस, थ्योरी क्लासेस। और आप चाहो तो यू कैन परचेज आवर एसएससी जेई पेड कोर्स, चाहे आप मैकेनिकल से बिलोंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिविल से, या फिर आप बिलोंग कर रहे हो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों का, ठीक है, सबका है, सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है फ्री में टेस्ट सीरीज, और फ्री में मिलेगा 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन, जिसमें एसएससी का, आरआरबी का, गेट एंड ईएससी वन लाइनर का, स्टैंडर्ड 25 प्लस बुक स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा ऑल स्टेट लेवल एजेई का एग्जाम होता है, पीएसयू एग्जाम होता है, इन सबको मिला के एसएससी, आरआरबी, गेट, ईएससी, स्टैंडर्ड बुक, पीएसयू, ऑल स्टेट लेवल एजेई सबको मिला के 25,000 प्लस एमसीक्यू दिया जाता है, वही फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग पढ़ाएंगे। अब आपको डिटेल में पता करना है तो ये एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का एसएससी जेई 2022 और 3 के लिए जो पेड कोर्स हम लोग बनाए, इसमें सब कुछ डिटेल में बताएं कि कैसे आपको परचेज करना, उसमें आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा डिटेल वाइज। तो चाहे तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आरआरबी जेई का भी रेलवे बैच स्टार्ट किया गया, जिसमें जूनियर इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो रेलवे में तो वो भी ले सकते हो, जिसमें प्री का, मेंस का, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा विथ
टेस्ट सीरीज फ्री में, और जैसे मैंने कहा 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन, जिसमें गेट का, ईएससी का वन लाइनर, एसएससी आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड बुक का और स्टेट लेवल एजे का भी क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर का प्रिपरेशन करना चाहते हो, फिर भी आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का पेड कोर्स ले सकते हो। इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, एंड जो 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। आप जैसे मैंने कहा आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप दिया गया है, ऐप को हमारे डाउनलोड करो, वहाँ से जाके आप सारे डिटेल और आप वहाँ से जाके परचेज करके पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, एंड अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक किया करो। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताओ, रिस्पॉन्स जरूर दो, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत डिटेल वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ, देख रहे हो एक क्वेश्चन के लिए मैं कितना सारी चीज बता रहा हूँ। जहां से भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मुझे लगता है आएगा, उन सभी चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग से ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी मैं बताऊं उससे रिलेटेड अगर घुमा भी देना क्वेश्चन एग्जाम में तो छूटे ना। ये मेरा टारगेट है, इसीलिए इतना मेहनत करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। होप्स आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग बताएगा, बिकॉज यूट्यूब में बहुत कोई इतना मेहनत करता नहीं है। फ्री में एक तो पढ़ाया जा रहा है, ऊपर से क्या करता है वो लोग, भाई मैंने कहा ना कि पढ़ाई कम होता बाकी चीज़ें ज़्यादा होता, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप लोग को सही कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बट आप लोग को पसंद आना चाहिए। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट में बॉक्स में रखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पता चले, और साथ ही साथ लाइक करिए। लाइक करिएगा तो यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट अच्छा है, तो ज़्यादा ज़्यादा बच्चे तक शेयर करेगा, और अगर ज़्यादा बच्चे तक जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोग के लिए इसी तरह मेहनत करते रहूँगा और अच्छा से अच्छा चीज़ आप लोग को लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।